आज का दिन सियासी नजरिए से खासा अहम रहा। जबरदस्त उठापटक चल रही है इस समय। संसद में शोर शराबे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त बयान आया तो राहुल गांधी के नाश्ते पर विपक्ष के नेता जुटे, कुछ गैर हाजिर भी रहे। संसद से सड़क तक वो तस्वीरें सामने आई जो ये सवाल कर रही हैं कि सत्ता का क्या यहीं से रास्ता तलाशा जा रहा है। 3:30 बजे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। खास खबरें होंगी। राजनीति का एक सिरा उत्तर प्रदेश में सियासी ताव और भाव तक पहुंच रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी को दिल भर कोसने वाले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर नजदीकियां बना रहे हैं, तो इधर दिल्ली में राकेश टिकैत भी खामोश नहीं है। ये दोनों खबरें होंगी 3:30 बजे। लेकिन हम शुरुआत करते हैं संसद में हंगामा क्यों है बरपा से। संसद में आज जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के शोर शराबे में बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। विपक्षी जासूसी कांड को लेकर, कृषि कानून पर, सब मुद्दों पर चर्चा कराने पर अड़े रहे तो प्रधानमंत्री से लेकर स्पीकर तक ने फिक्र जताई कि ऐसे में इतने शोर शराबे में सदन कैसे चलेगा। हंगामा, हंगामा और हंगामा। संसद में आज फिर बाहर और अंदर हंगामा होता रहा। संसद की कार्यवाही शुरू होते विपक्ष ने जासूसी कांड और कृषि कानून से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, दोनों सदनों में जमकर नारेबाजी और शोर शराबा हुआ। स्पीकर बार बार शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और आज किसानों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, माननीय आप अपनी अपनी सीट पर जाकर विराजे, किसानों के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें, सरकार की जवाबदेही तय कर सके और किसानों की समस्याओं का समाधान हो सके। आप चर्चा नहीं करना चाहते, संवाद नहीं करना चाहते, तख्तियां लाकर संसदीय परंपराओं का अपमान कर रहे हैं। प्लीज जाइए अपनी अपनी सीट पर और किसानों के मामले में महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाइए। संसद शुरू होने से पहले ही राहुल के ब्रेकफास्ट पार्टी के बाद साइकिल मार्च से साफ हो गया था कि आज संसद में क्या होगा। अकाली दल राहुल के ब्रेकफास्ट में शामिल नहीं थी, लेकिन संसद में विपक्ष की आवाज जरूर बुलंद कर रही थी। अकाली सांसद और मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हरसिमरत कौर संसद के गेट पर बैनर पोस्टर के साथ तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रही थी। हरसिमरत हर आने वाले सांसदों को गेहूं की बाली देकर किसानों के साथ एकजुटता दिखाई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी को भी हरसिमरत ने गेहूं की बाली दी। देखिए, बड़ी दुख की बात है कि रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दे रहे हैं। 8 महीने से किसान धरने पे बैठे हैं। 500 से ज्यादा किसान अपनी जानें गंवा चुके हैं इस गर्मी में, सर्दी में, बरसात में बैठ के ये काले कानून रद्द कराने के लिए। ना 8 महीने से किसानों की सुन रहे हैं जो सड़कों पे बैठे, घर बार छोड़ के, अपने किसान अपने खेत फसल छोड़ के, और ना ही इधर संसद के अंदर हम एडजॉर्नमेंट मोशन के ऊपर हर रोज 12 दिन से दे रहे हैं, एडमिट करके, चर्चा करके, सारे हाउस की सहमति लेके कि ये क्यों वापस होने चाहिए, वो हमारी यहाँ पे आवाज कुचली जा रही है। सदन के अंदर हंगामे का बोलबाला था, लेकिन हंगामे के बीच प्रश्नकाल में 2 महिला सांसदों ने किसानों की बात भी की। दोनों महाराष्ट्र से सांसद हैं। बीजेपी सांसद निखिल खड़से और अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने किसान फसल बीमा पर सवाल किए। आज फिर राज्यसभा के हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद सभापति वेंकैया नायडू ने सरकार और विपक्ष से गतिरोध खत्म करने की अपील की। वेंकैया नायडू ने फिर अलग से सरकार से 4 बड़े मंत्रियों अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल से मुलाकात की। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने फिर संसद न चलने देने के लिए विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चर्चा की जगह हंगामा कर रहा है, जो जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा
कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट, बिल ऑल्सो बिलोंग्स। 19 जुलाई को मानसून का सत्र शुरू हुआ। 10 दिन हो गए, लेकिन काम की बात करें तो लोकसभा में 14% यानी 8 घंटे 6 मिनट और राज्यसभा में 21% कम यानी 12 घंटे 2 मिनट ही कामकाज चला। बाकी का वक्त हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार ने खुद शनिवार को बताया कि संसद के 89 घंटे बर्बाद होने से जनता का 133 करोड़ बेकार चला गया। दिल्ली से अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो संसद में आज का दिन भी शोर शराबे की भेंट चढ़ा। दिन भर शोर शराबा रहा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कई बार स्थगित करना पड़ा। स्पीकर ने सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने चिंता जताई कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। संघर्ष का समय है। सरकार गंभीर नहीं है कि संसद चले और जो विषय विपक्ष ने उठाए हैं उस पर चर्चा हो। आज अगर गतिरोध चल रहा है संसद के अंदर, उसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की है। क्या कारण है जो पूरी दुनिया में जिस विषय की चर्चा है उस पर भारत के अंदर ना जांच हो ना चर्चा हो। बड़ी मात्रा में पैसा बर्बाद हो रहा है। लोगों के जो पैसा से ये चलता है लोकसभा और लोकतंत्र, इसका बहुत बड़ा बर्बादी कर रहे हैं। हमने बार बार ये कह रहे, आज प्रधानमंत्री जी ये भी कहा कि शुरू से हम कह रहे हैं हम चर्चा के लिए तैयार हैं और एक माहौल बनाने का कोशिश चल रहा है कि बिल इज ऑफ गवर्नमेंट और बाकी जो है ठीक है, बाकी भी चर्चा हम करने के लिए था, बाकी अपोजिशन का। इट इज नॉट करेक्ट, बिल ऑल्सो बिलोंग्स। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद के उस ट्वीट को जनता का अपमान बताया जिसमें उन्होंने कुछ मिनटों में पास बिल को लेकर यह लिखा था कि कानून बन रहे हैं या पापड़ी चाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जग जाहिर किया। लेकिन पहले यह देखिए कि डेरेक ओब्रायन ने किन किन बिलों का जिक्र किया। डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्वीट में राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश बिल का जिक्र टाइम के साथ किया, जिसमें ज्यादातर बिल 5 मिनट के अंदर पास हुए। उन्होंने कोकोनट डेवलपमेंट बिल को 1 मिनट में ही पास किया बताया। यही नहीं, बार बार यह कहा कि अब मुद्दा यह उठता है कि ये बिल पास हो रहे हैं या पापड़ी चाट। डेरेक ओब्रायन ने ऐसे कई बिल्स का जिक्र किया, जैसे 29 जुलाई को उन्होंने इनलैंड वेलेंस बिल की बात की कि 6 मिनट में यह बिल पास कर दिया गया। 29 जुलाई को एयरपोर्ट इकोनॉमी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बिल जो 14 मिनट में पास किया गया। 26 जुलाई को फैक्टरिंग रेगुलेशन बिल 13 मिनट में पास किया गया। और ये सारे मुद्दे डेरेक ओब्रायन उठा रहे थे। अब रुख करते हैं राहुल गांधी की ब्रेकफास्ट पार्टी का। राहुल गांधी ने आज विपक्ष के कई नेताओं को एक ब्रेकफास्ट पार्टी के लिए बुलाया, जिसमें ज्यादातर विपक्षी दल शामिल हुए। ममता बनर्जी की पार्टी इस बार राहुल गांधी के बुलावे पर आई। राहुल गांधी की पार्टी में आम आदमी पार्टी से कोई नहीं आया। राहुल गांधी की पार्टी का मकसद यह था कि विपक्ष एकजुट हो। जब नेता कई हैं, लेकिन एकता कैसे होगी, एक मुद्दा कैसे उठेगा, इस तरह के कई सवालों पर चर्चा हुई। सभी लोगों ने कहा कि भाई जो चल रहा है, अपनी बात अगर अंदर नहीं सुनाई देती है तो बाहर पर ये बात करके लोगों के सामने अपने मुद्दे रखने चाहिए। सदन तो ये सरकार बंद करके रख रही है। मंदिर की जो ये चाबी मोदी जी अपने पास रखी है, मंदिर उन्होंने बंद करके रखा है। एक और असंवेदनशील सरकार को समझाने और रास्ता दिखाने की कोशिश हो रही है। सारे पार्टी अटेंड किए आज। ये सारा विपक्ष एकजुट है महंगाई के खिलाफ।
ये है एकजुट विपक्ष की तस्वीर। ब्रांड मोदी के खिलाफ विपक्ष ने ऐसी ही तस्वीर बनाने की कोशिश की है, ऐसा ही सपना देखा है। आज राहुल गांधी ने विपक्ष के तमाम दलों को नाश्ते पर बुलाया। नाश्ते में लजीज पकवान के साथ मुलाकातें हुई, सियासी स्वाद पर बातें हुई। इस बार विपक्ष के मेन्यू में पकवानों की कमी नहीं है। पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा है, कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन है, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं। तमाम टीम को साथ लेने के लिए राहुल गांधी ने अपनी साइकिल पर ब्रेक लगाया और ये साइकिल अब चल पड़ी है विजय चौक की तरफ। तो संसद ना जाके कुछ इस तरह से मार्च करते हुए राहुल गांधी साइकिल के जरिए नजर आ रहे। हम लोग आगे चलते हैं जरा और देखते हैं। आप देखिए यह लटियंस दिल्ली वीवीआईपी इलाके, जरा दिखाइए सचिन, चारों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का शोर है, नारों का जोर है और नजर आ गए हमको अधीर रंजन चौधरी। अधीर दादा, अधीर दादा, अधीर दादा, ये पूरा विपक्ष है, सिर्फ कांग्रेस? हाँ, पूरा विपक्ष है। तो आज राहुल गांधी फ्रंट पे हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान है। अरे क्यों नहीं, देखिए आज कितने सारे अपोजिशन सारे लीडर इकट्ठा हो गए हैं राहुल जी की सुबह की ब्रेकफास्ट की दावत पर। और सारे कुल मिला के जितने सारे विपक्षी दल थे सब आज ये सौगंध खाते हुए ये कहा कि अगले दिन मोदी सरकार के खिलाफ हमारा जंग तेज होगी। विपक्ष पहले से ज्यादा मुखर है, तालमेल भी बेहतर दिख रहा है। राहुल की पिछली बैठक से तृणमूल पार्टी नदारद थी, लेकिन इस बार ममता की पार्टी के नेता भी शामिल हुए। इनमें एनसीपी, तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएम, सीपीआई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आईयूएमएल, आरएसपी, केसीएम और वीसीके शामिल थीं। मॉनसून सत्र में राहुल गांधी के तेवर आक्रामक रहे हैं। वो लगातार सरकार को घेरते रहे। राहुल ने कभी ट्रैक्टर पर संसद पहुंचकर किसानों का मुद्दा उठाया, तो कभी संसद परिसर में महात्मा गांधी की तस्वीर के आगे जासूसी कांड पर सरकार को घेरा। We of course have slightly different perspectives on the world. We come from different states, we come from different ideas. But I think we should develop a foundation of unity. And then within that foundation of unity, we can have a few discussions and few arguments where we disagree with each other. But I think it is important that now we start to come up with the principles of the foundation of this unity. Finally, Kharge ji mentioned something which is, I don't know if many of you would like to do it or not, and it's completely up to you. राहुल के नाश्ते वाली बैठक के कई मकसद हैं, मसलन मोदी सरकार की घेराबंदी, मोदी बनाम ऑल की कोशिश, विपक्ष की साझा राजनीति, जासूसी कांड में एकजुटता, संसद में सरकार पर दबाव, 2024 में बीजेपी को रोकना, खुद को टीम लीडर पेश करना। विपक्ष साथ आता है तो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। मिशन 2024 की तस्वीर काफी बदल जाएगी। 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। 175 सीटों पर क्षेत्रीय दलों और बीजेपी का मुकाबला है। ऐसे में विपक्ष के साथ आने से हर उन सारी सीटों पर बीजेपी बनाम ऑल हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक विपक्ष और अनेक नेता का फॉर्मूला चलेगा कैसे? कैसे सभी एकजुट रहेंगे? कैसे सभी एक मकसद के लिए लड़ेंगे? दिल्ली से आनंद पटेल और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में ममता बनर्जी की शानदार जीत के बाद विपक्ष और मुखर हुआ है। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में खेला होबे का नारा दिया था। अब इस नारे को लेकर उन्होंने दिल्ली भी दौड़ लगा दी है। ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम शुरू कर दी है। हाल में 5 दिनों के दौरे पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं से मुलाकात की। अब वो हर दूसरे महीने दिल्ली का चक्कर लगाएंगी और लक्ष्य है 2024 का चुनाव। कि खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे,
बंगाल जीत के बाद ही ममता ने ऐलान कर दिया था कि अब दिल्ली में खेला होबे, नेशनल लेवल पर खेला होबे, 2024 में खेला होबे। मोदी को चुनौती देने के लिए ममता की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। हाल में ममता ने 5 दिनों के दिल्ली दौरे पर विपक्ष के तमाम नेताओं से मिली। इनमें सोनिया और राहुल गांधी भी शामिल हैं। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discussed the political situation in general, and also we discussed about Pegasus to COVID situation, and also we discussed about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. ममता जानती है कि बीजेपी को चुनौती देना है तो विपक्ष को एकजुट होना होगा। बंगाल में दो हाथ करने वाले दलों से भी दूरी नहीं रखी जा सकती, फिर चाहे कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट। ममता सियासत की माहिर खिलाड़ी हैं। बंगाल की जीत के बाद ममता नए फॉर्मूले से मिशन 2024 में उतरना चाहती हैं। इसका रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है गवर्नमेंट? पेगासस का रिप्लाई तो देना चाहिए। ये तो जनता नहीं जानने चाहता है। जनता को जानने के लिए सबसे ज्यादा लोकसभा होता है, जो पब्लिक कौन सा हमारा पार्लियामेंट है, राज्यसभा है। अगर लोकसभा राज्यसभा में पॉलिसी डिसीजन नहीं अनाउंस होता, अगर डिस्कशन नहीं होता, तो कहाँ पे चर्चा होगा? लेकिन विपक्ष के रास्ते में चुनौतियां भी काफी हैं। राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाली पार्टियां दिल्ली में भला एक हो तो कैसे? चुनौती नंबर 1, दिल्ली में कांग्रेस आप आमने सामने। चुनौती नंबर 2, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट आमने सामने। चुनौती नंबर 3, उड़ीसा में बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। चुनौती नंबर 4, तमिलनाडु में डीएमके एआईडीएमके आमने सामने। चुनौती नंबर 5, वाईएसआर कांग्रेस टीडीपी कांग्रेस आमने सामने। जाहिर है बंगाल मॉडल इस पर काम नहीं करेगा। अगर ममता 2024 में मोदी बनाम ऑल करना चाहती हैं, तो कुछ नया करना होगा, कुछ कमाल करना होगा। आज तक ब्यूरो। 2024 के चुनाव से पहले इस समय एक बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश। बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश में है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले झोंक दी है। विपक्षी नेता भी हाथ पैर मार रहे हैं। इन सब के बीच सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब वो एनडीए में आने को तैयार दिख रहे हैं और इसके लिए वो पिछड़ा मुस्लिम समीकरण भुलाने को भी तैयार है। यूपी का सियासी रण सजने लगा है। सियासी दांव पेच शुरू हो गए हैं। चंद महीनों बाद देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के लिए चुनावी रणभेरी बजने वाली है और इन सब के बीच यूपी से आई एक ऐसी खबर जो कम से कम बीजेपी के लिए राहत देने वाली है। बीजेपी को हाल के दिनों तक पानी पी पी कर कोसने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब एक बार फिर एनडीए का हाथ थामने को राजी दिख रहे हैं। राजभर ने दो टूक कहा कि उनकी कुछ मांगे मान ली जाए तो वो एनडीए के साथ आ सकते हैं। ये वही राजभर हैं जो 6 दिन पहले बीजेपी के नेताओं को पीटने की बात कर रहे थे। पूछ के लेकर आया हूँ 2 बजे, मैं 11:15 बजे तक बलिया में मीटिंग किया हूँ रसड़ा। मीटिंग से खाली हुआ हूँ, उसके बाद वहाँ से चला हूँ तो आपके बीच में 2 बजे के आसपास मैं पहुँचा हूँ। क्यों पहुँचा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताओ, भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है? आज की जो मुलाकात है ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये चुनाव है जरूर, लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो मैं तो कह भी रहा हूं, अभी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के सवाल पे, चौथा है पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना के सवाल पे, अगर ये बीजेपी इन चारों को सत्ता है ये लागू कर दे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22 में पिछड़ी जाति का बेटा सीएम बनाने की उसका नाम घोषणा करे कि सीएम होगा, तो फिर विचार कर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर कल तक कई छोटे दलों को साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ भागीदारी मोर्चा को मजबूत करने का दम भर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने 3 शर्तों के साथ एनडीए का दामन थामने की बात कही है। राजभर का कहना है कि देश में जातीय आधार पर जनगणना हो,
सामाजिक न्याय रिपोर्ट को लागू किया जाए और पिछड़े के बेटे को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, और ऐसा होने पर वो एनडीए में आ जाएंगे। मेरी कवायद वो उधर थी, लेकिन आज की जो मुलाकात है ये शिष्टाचार मुलाकात थी। इसका पॉलिटिकल कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये चुनाव है जरूर, लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो मैं तो कह भी रहा हूं, अभी कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, घरेलू बिजली का बिल माफ करने के सवाल पे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के सवाल पे, चौथा है पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना के सवाल पे। अगर ये बीजेपी इन चारों को सत्ता है ये लागू कर दे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 22 में पिछड़ी जाति का बेटा सीएम बनाने की उसका नाम घोषणा करे कि सीएम होगा, तो फिर विचार कर सकते हैं इन सब चीजों को लागू होने के बाद। तो आप एनडीए में आ सकते हैं? आ सकते हैं, लेकिन इन सब चीजों को लेकिन ये बहुत बड़ा बयान है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में जा सकते हैं। नहीं, बड़ा बयान नहीं। हम जिन गरीब, कमजोर, वंचित समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनका लाभ अगर हो तो ओम प्रकाश राजभर कहीं भी जा सकते हैं। उनका हम हित चाहते हैं, हम अपना हित नहीं चाहते। अपना हित चाहते तो हम बीजेपी में तो मंत्री थे ही। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने राजभर को फिर से एनडीए में लाने की पहल की। उनके साथ राजभर ने जाकर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की और इसके बाद उनके सुर बीजेपी को लेकर बदल गए। दयाशंकर सिंह अब दावा कर रहे हैं कि राजभर सैद्धांतिक रूप से हमेशा बीजेपी के करीब थे और उनसे कोई बड़े मतभेद नहीं थे। माननीय ओम प्रकाश जी 2017 में जब चुनाव हुआ विधानसभा के, तो हमारे साथ सहयोगी दल में थे और राजनीति में लंबे समय तक न कोई दुश्मन रह सकता है और न कोई दोस्त रह सकता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार दोस्त और दुश्मन बनते हैं। और जहां तक वैचारिक सवाल है, तो माननीय ओम प्रकाश जी ने जब उज्ज्वला योजना की जब माननीय मोदी जी ने बलिया में उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि जो समाज के जो दलित, कमजोर, वंचित लोगों के लिए आज मोदी जी काम करते हैं पूरे देश में, मैं भी अपने क्षेत्र में वही काम करता हूं। तो उस समय वो वैचारिक रूप से ही मैंने जुड़ करके हम लोग के साथ थे। और आज भी मोदी जी दलितों के लिए, वंचितों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए जो काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी मोर्चा बनाकर पिछड़ों और मुस्लिमों का नया समीकरण बनाने की कोशिश की। इस कोशिश में उन्हें असदुद्दीन ओवैसी का साथ मिला। राजभर के मोर्चे के साथ मिलाकर ओवैसी भी यूपी में सियासी पारी शुरू करने का मंसूबा पाल बैठे थे। दोनों के बीच सियासी जुगलबंदी बनी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब राजभर ने ओवैसी का हाथ झटक दिया है। वो कह रहे हैं कि AIMIM कभी भागीदारी मोर्चे का हिस्सा नहीं थी। ओवैसी जी की बार बार बात कर रहे हैं। आप अब बताइए कि ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में हैं? कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। तो लगातार कहते रहे हैं कि हम मोर्चे में हैं, आपके साथ कह तो रहे, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आप बताइए कोई प्रेस हुआ लखनऊ में? सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, प्रदेश में समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा, प्रदेश में भाईचारा, अमन चैन कायम करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के हम लोग एक विकल्प, सपा को भी लोगों ने देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख रहे हैं। राजभर का दोबारा एनडीए की तरफ झुकाव कम से कम बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि यूपी में राजभर समुदाय के 3% वोट हैं। 125 सीटों पर राजभर समुदाय के वोटर हैं। पूर्वी यूपी में राजभर समुदाय का समर्थन अहम है। दावा है कि 62 सीटों पर राजभर वोट निर्णायक हैं। सियासत में कोई अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता और चुनाव करीब हो तो आस्थाएं बदलने की बयार कुछ तेज बहने लगती है और यूपी में चुनावी मौसम के साथ सियासी सुर बदलने लगे हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। तो ये तो थी उत्तर प्रदेश में परीक्षा की बात, चुनावी परीक्षा की। इम्तिहान तो प्रदर्शन पर जमे वो किसान भी दे रहे हैं जिनकी मांगे कृषि कानून की वापसी की है। किसान जिस MSP के लिए महीनों से, लगभग 8 महीने से ज्यादा से राजधानी दिल्ली के दरवाजे पर जमे हुए हैं, उसी में अब एक बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है। राकेश टिकैत का कहना है कि जल्द ही जो पूरा फर्जीवाड़ा है MSP को लेकर, उसका वो खुलासा करेंगे। क्या फसलों की खरीद में घोटाला किया गया?
क्या इमारतों स्कूलों को खेत दिखाया गया? जमीन थी नहीं, लेकिन सरकार को फसल बेच दी। किसके राज खोलेंगे राकेश टिकैत? एमएसपी पर फसलों की सरकारी खरीद को लेकर हमेशा से विवाद उठता रहा है। शिकायतें होती रही हैं कि गरीब किसान सरकार को फसल नहीं बेच पाता और असरदार लोग एमएसपी का फायदा उठा ले जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली की सरहद पर जमे किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है। उनका तो ये कहना है कि फसलों की सरकारी खरीद में बड़ा घोटाला किया गया है। जहां पर स्कूल हैं, जहां दूसरी इमारतें खड़ी हैं, उस जगह को खेत दिखाकर सरकार को एमएसपी पर फसल बेच दी गई और सरकारी खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला किया गया। एक ही जिले का हम दस्तावेज आपको देंगे। वहाँ पे जिन जगह पे बिल्डिंग और स्कूल बने हुए हैं, उन जगह में खेती दिखाई जा रही, उसके नाम से गेहूं और धान तोल ले जाते हैं। वो पूरा खसरा नंबर, पूरे फोन नंबर, उन लोगों के नाम जिनके नाम 1 बीघा जमीन नहीं है, उन लोगों के नाम से फर्जी तरीके से ये हो रहा है। ये एमएसपी है। हम चाहेंगे सरकार के उसकी जांच कर ले। टिकैत दावा कर रहे हैं कि उनके पास इस पूरे घोटाले के सारे दस्तावेज हैं, जिनका वो बुधवार को खुलासा करेंगे। टिकैत कह रहे हैं कि उनके पास उन लोगों के फोन नंबर से लेकर हर जानकारी है जिन्होंने एमएसपी को कमाई का जरिया बना दिया। एमएसपी पे घोटाला, गेहूं 80% फर्जी तुलता है, 20% किसान का तुलता है। धान जो जीरी होती है वो 95% फर्जी तुलती है और 5% किसान की तुलती है। हमने इकट्ठा कर लिया, पूरे दस्तावेज इकट्ठा है और यहीं प्रेस को के माध्यम से करेंगे और पूरा दस्तावेज आप सब लोगों को देंगे। तो अब ये भी समझ लीजिए कि एमएसपी क्या है और कैसे इससे किसानों का भला हो सकता है। एमएसपी सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला गारंटीड मूल्य है। ये उनकी फसल पर उपलब्ध करवाया जाता है। इससे फसलों की कीमत कम होने से किसान बेअसर रहते हैं। बाजारों में फसलों की कीमत कम या ज्यादा होने का प्रभाव किसानों पर नहीं पड़ता। इसीलिए किसान द्वारा एमएसपी की मांग सबसे ज्यादा होती है। किसानों के हाल के पूरे आंदोलन की एक बड़ी मांग ही एमएसपी को बनाए रखना है। हालांकि सरकार इसका वादा कर रही है, लेकिन अब किसान नेता टिकैत दावा कर रहे हैं कि एमएसपी में घोटाला किया गया। और आइए अब बात करते हैं उस इम्तिहान की जिसे बेहद मुश्किल हालात में छात्र छात्राओं ने दिया, बच्चों ने दिया और आज उन्हें अपनी मेहनत का इनाम भी मिला। आज सीबीएसई के 10वीं के नतीजे आ गए। 99% छात्र पास हुए और इस बार भी लगभग हर बार की तरह लड़कियों ने ही बाजी मारी। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं के नतीजों का ऐलान किया और छात्रों का लंबा इंतजार पूरा हुआ। कोरोना काल की वजह से इस साल स्कूलों में तो सन्नाटा रहा, लेकिन इंटरनेट पर बच्चे अपने अपने नतीजे देख रहे थे। सिक्योरिटी के लिहाज से इस बार सीबीएसई रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर और ओटीपी रखा गया है। डिजिटल लॉकर में मार्कशीट को सुरक्षित किया जा सकता है। छात्रों को ईमेल के जरिए भी मार्कशीट भेजी जाएगी। कोरोना की चुनौतियों के बावजूद बच्चों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं बोर्ड में 98.89% लड़के और 99.29% लड़कियां पास हुई, यानी इस बार फिर 0.35% से लड़कियों ने बाजी मारी है। जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय के 100% बच्चे कामयाब रहे। करीब 16,000 बच्चों के नतीजे अभी नहीं आए हैं। क्षेत्रवार लिहाज से सीबीएसई के 10वीं के नतीजों में दक्षिण का बोलबाला रहा। नतीजों में सबसे ऊपर रहा त्रिवेंद्रम, यहाँ 99.99 बच्चे पास हुए। इसके बाद बेंगलुरु, चेन्नई, पुणे और अजमेर का नंबर है। दिल्ली और नोएडा इस लिस्ट में 12वें 13वें नंबर पर है।